तो वह भी हमें शारीरिक संकेत देती है। उदासीनता से जूझने का अर्थ क्या है? आपके हैप्पी हार्मोन्स अब रिलीज होना बंद। आपके जीवन में कोई उत्तेजना नहीं है, आपके जीवन में कोई आनंद नहीं है। क्रोध करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। व्यक्ति अपने जीवन से इतना असंतुष्ट हो गया है कि उसे अपना जीवन नाकारा लगता है कि मेरे जीवन में क्या क्या कमी है। कि हमारे साथ कोई भी समस्या होती है उसका कारण भी कोई दूसरा होता है, निवारण भी कोई। प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, पिछली बार हम बातचीत कर रहे थे भाव दशा की। उससे हमारी दशा पे दशा भाव भी चला जाता है, शब्द भी चला जाता है, सिर्फ दशा रह जाती है जो डिप्रेशन या अवसाद, एंजाइटी इत्यादि का रूप ले लेता है। इसमें आज जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि जो भी हम एक शारीरिक किसी समस्या लगा लीजिए या शारीरिक किसी भी एक कंडीशन से जूझते हैं तो शरीर हमें संकेत देता है। हाँ। सिर दर्द हो जाएगा, हो सकता है वो किसी और अंग की वजह से सिर दर्द हो, तो डॉक्टर ही बताता है कि तुम्हें सिर दर्द हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर में कोई समस्या है। मुद्दा यहाँ ये कि आपने एक बहुत सूक्ष्म बात बताई कि अगर एंजाइटी हो रही है या घबराहट लग रही है या डर लग रहा है तो पेट में दर्द होगा। तो क्या आपके कहने का तात्पर्य यह था कि अगर हम किसी मानसिक चीज से जूझ रहे हैं तो वह भी हमें शारीरिक संकेत देती है? हाँ, देखिए यहाँ तो आपने कहा कि मानसिक स्तर पर आप जूझ रहे हैं तो वो शारीरिक रूप से आपके जीवन में प्रभाव लाएगी। क्योंकि आप अगर एंजाइटी से जूझ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? आप अपने जीवन में उदासीनता से जूझ रहे हैं। उदासीनता से जूझने का अर्थ क्या है? आपके हैप्पी हार्मोन्स अब रिलीज होना बंद। अब आप अपनी बॉडी से को जो भी सिग्नल भेज रहे हैं अपने ब्रेन से, वो उदासीनता से हो रहे हो जी। तो कोई भी ऑर्गन जिसके पास भी सिग्नल जा रहा है वो किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा? एक निष्क्रियता के भाव से। आपके जीवन में कोई उत्तेजना नहीं है, आपके जीवन में कोई आनंद नहीं, अर्थात आपके मस्तिष्क में आनंद जैसा भाव नहीं है, तो आपके शरीर के साथ भी ऐसा ही होता रहेगा। मान लीजिए आप क्रोध से भरे हुए, क्रोध करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही क्रोध नहीं हो जाता। आप ऐसे किसी को गाली नहीं दे सकते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले आप 1 घंटे तक उसकी पूरी रूपरेखा बनाएंगे, विचारों की पूरी श्रृंखला इकट्ठी करेंगे। उसके बाद उसमें एक ऑब्जेक्ट को डालेंगे, एक नई इमेज डेवलप करेंगे, उस इमेज के आसपास उन सारे शब्दों का एक समूह बनाएंगे, फिर उसका पूरा वीडियो बनाएंगे और अब वो वीडियो जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो आपकी भाव दशा। अब वो भाव दशा से आप जितनी भी गालियां अपने अंदर दे रहे थे ना, अब वो बाहर तो तब आई है जब ओवरलोड हो गया। आपने कहा 15 मिनट मैंने उसको गालियां दे ली, अब थोड़ा रिलीज हो गया। थोड़ा रिलीज नहीं हो गए हो, जितनी बातें जितने वीडियो आपने बना लिए हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का परमानेंट हिस्सा हो गया। अब भाव भी खत्म हो गया, शब्द भी खत्म हो गए, उस व्यक्ति की इमेज भी खत्म हो गई, लेकिन वो जो इंप्रेशन है क्रोध के कारण आपके जीवन में जो कषाय आ गया है, जो नफरत आ गई है, अब वो नफरत आपके पूरे जीवन भर आपको इफेक्ट करेगी। अब जो भी व्यक्ति उस पूरे घटनाक्रम से, उस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं, कोई भी व्यक्ति आए आपके जीवन में, जैसे ही उसने आपके फ्रेम से बाहर कुछ बोला, आपका वो का सारा प्रोग्राम जो उस वक्त आपने डेवलप किया था वो सारा का सारा सरफेस पर होगा। अब आप कुछ कर नहीं सकते। आप प्रत्येक व्यक्ति के प्रति ऐसी धारणा, ऐसा ही व्यवहार बनाते चले जाए, क्योंकि अब वो आपका भाव नहीं है, वो आपकी दशा बन चुका है। अब वो आपका परमानेंट स्टेट है जो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है। अब आप हर व्यक्ति को वैसा ही देखेंगे और इसका परिणाम क्या होगा? सबसे पहले जो लोग बहुत ज़्यादा क्रोध से भरे हुए होते हैं उनमें नफरत का भाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बिना नफरत के आप क्रोध नहीं कर सकते। बगैर आप किसी को बुरा कहे आप में क्रोध नहीं आ सकता। आपका जजमेंटल माइंड सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढेगा, किसी में बुराई, वो आपकी आदत बन जाएगी। और ये आदत लगातार जो हिट करती है सबसे पहले आपकी आंतों को और आपके जोड़ों को। कभी भी आप देखिएगा आम जीवन में भी, जब आप लगातार किसी बात को टेंशन के तौर पर लेते हैं, आप अपने जीवन में ऑब्जर्व कीजिए, आपके कंधे बहुत भारी हो जाते हैं, आपके शोल्डर पर आपको बहुत वजन लगने लगता है। अगर आप ढंग से उसका थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, अगर आप अपना हाथ यूँ थोड़ी देर खड़ा करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, यानी आप अपने हाथों का भी वजन नहीं ले पाएंगे। होता क्या है, हम ये मानते हैं हमारे ऊपर पूरा परिवार निर्भर है,
सबकी जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ। यथार्थ क्या है? सब मिलकर एक परिवार चला रहे हैं, लेकिन हमारा वो रिबेलियस माइंड, हमारे अहंकार से भरा हुआ वो प्रोग्राम हमें इस बात की स्वीकार करने की परमिशन ही नहीं देता कि परिवार एक सामूहिक व्यवस्था है। एक व्यक्ति कमा रहा है तो दूसरा व्यक्ति कुछ और कर रहा है, और इस प्रकार की सामूहिक व्यवस्था से हम नकारना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे लोगों को अगर आप गौर करेंगे तो उनके जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही दूसरी जो आपने कहा विचारों से बीमारी वाली बात, आपने नोटिस किया होगा कि अधिकांशतः लोग कोई भी एक वीडियो देखा, उसके आसपास अपने जीवन का एक खाका खींचना शुरू कर देते हैं, कि इमेज एक प्रोजेक्शन करना शुरू कर, ताना बाना बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग हमेशा एक चीज़ से बहुत जो है पीड़ित रहते हैं कि उन्हें अटेंशन सीकिंग की आदत पड़ जाती है, और जितना ज़्यादा वो अटेंशन सीकिंग के लिए काम कर रहे होते हैं उतना ही ज़्यादा वो अपने अंदर लो वैल्यू रिजेक्शन भर लेते हैं। और ऐसे लोग हमेशा डायबिटीज़ और ऐसी बीमारियों से ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा बीमारियों के संबंध में, कि पहले हार्ट अटैक इतने नहीं होते थे, पर आजकल हार्ट अटैक अर्ली एज में बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। हार्ट अटैक का सिंपल सा कारण कि व्यक्ति अपने जीवन से इतना असंतुष्ट हो गया है कि उसे अपना जीवन नाकारा लगने लगा है। अब दूसरों के द्वारा दिए गए फ्रेम में वो अपने आप को फिट करने के लिए पूरी कोशिश करता है, और जब वो नहीं कर पाता तो वो घुटन लगातार उसकी बढ़ती चली जाती है। इसके कारण लोगों में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। फिर वो अपनी बातें, अपनी मनोव्यथा किसी और को ना बता पाते हैं, और ना ही अपने आप में इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि ये मैंने जो फ्रेम बना लिया है या जो दशा मैंने अपनी बना ली है, इसके पीछे मैं स्वयं हूँ, या मैंने बाहर से किसी से ये सब सीख लिया है कि जीवन ऐसा होना चाहिए। और ऐसे लोगों में हार्ट अटैक की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं नॉर्मली लोगों से मिलता हूँ तो उनका सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमें रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया। यह बहुत बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या। लोग 12-1 बजे तक मोबाइल चला रहते हैं। आखिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि उन्हें मोबाइल चलाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही शाम हुई, वो अकेले हुए, वो सारी चीज़ें, सारी मनोव्यथा जो उसने अपने जीवन के प्रति बना रखी है वो ऊपर आना शुरू हो जाती है। अब वो उन्हें देखने को राजी नहीं, क्योंकि बाहर से उसे सिखाया गया ऐसा होना चाहिए। अभी जो ऐसा होना चाहिए, आदमी ने सबका सेट परफॉर्मा बना दिया, सबको क्रूज पे जाना चाहिए। ये अलग बात है कि चाहे क्रेडिट कार्ड से हम उधार करके जाए, लेकिन क्रूज पर जाना मतलब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। तो हम जीवन को छोटा और उस काल्पनिक लक्ष्य को बड़ा बना देते हैं, और ये जो उठापटक चलती है हमारे दिमाग में, वो हमें कभी सोने नहीं देती। इंसोम्निया के पेशेंट्स के साथ जो मैंने ऑब्जर्व किया अब तक लोगों के साथ बात करके, उसमें जो मैंने पाया कि इंसोम्निया से ग्रसित हर आदमी एक स्पेसिफिक रीज़न ज़रूर रखता है कि मेरे जीवन में क्या क्या कमियां हैं, उसका किसी भी तरीके से क्या क्या खूबियां इस तरफ ध्यान मुड़ जाए तो फिर इंसोम्निया की कोई बीमारी बचेगी नहीं। वो स्लीपिंग पिल्स लेगा, लेकिन क्यों ले रहा है? ताकि वो इस बात के लिए थोड़ी देर के लिए शांत कर सके, दिमाग को ब्लॉक कर सके कि मैं अपनी कमियों को जो फोकस कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा दिमाग हटा सकूँ। वो ड्रग्स की तरफ जाएगा, नशा करेगा। लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है कि उसने अपने आप को किस तरीके के जजमेंटल मोड पे डाल रखा है। अब वो अपने आप को देखता कैसे, अपनी आंखों से या पराई आंखों से? जैसे हमने पिछली बार बात की थी प्रवचन और अपने वचन, वैसे ही कि आंखें आपकी है या किसी और की, आप अपने जीवन को देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्मली, आपके साथ भी हुआ होगा कि आप मार्केट में गए, कि एक मॉल में घुसे, बढ़िया सा मॉल था और वहाँ पे ब्रांडेड बहुत सारे शोरूम होते ही हैं मॉल में। तो मैं कई बार ऐसे चला जाता हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि लोगों की मनोव्यवस्था कैसे काम करती है। वो अपनी पसंद के 4-5 कपड़े छांट लेंगे, और ट्रायल रूम के बाहर अगर आप उन्हें देखो तो वो अपने एक दोस्त को वहाँ खड़ा करके रखते,
बिल्कुल रखते हैं। और विशेष तौर से वो उन लोगों को खड़ा करके रखते हैं जिनकी नजरों में वो अच्छे दिखना चाहते हैं। और ये जो नजरों में अच्छा दिखने का जो खेल है ना, वो उन्हें अपनी नजरों में गिराता चला जाता है। क्योंकि आज जिसने कहा है कि इसमें अच्छा लग रहा है, याद रखिएगा कि दूसरा व्यक्ति जब आएगा तो बोलेगा इसमें नहीं, इसमें अच्छा लग रहा है। और पूरी जिंदगी आदमी यही करता रहता है कि मैं किस में अच्छा दिख रहा हूं। वो इतना कंफ्यूज है कि उसे पता ही नहीं कि वो अच्छा भी है कि नहीं। वो अपने जीवन में अच्छाइयां देखने की बजाय दूसरों को अच्छा कैसे दिखाया जाए, इस पर फोकस्ड रहता है। और इस बात में इतना डर भर लेता है कि यदि उनको अच्छा नहीं लगा तो मतलब अब नहीं लगा तो आपके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। और ये इंसोम्निया से शुरू हुई प्रॉब्लम सुसाइड तक चली जाती है। तो कई ऐसी चीजें हैं इस पर हमें ध्यान देने जैसा है। इसमें अगर हम देखें कि हर मानसिक, जिस तरह से आपने अभी एक उदाहरण दिया कि हम शॉपिंग मॉल में गए, हमें अटेंशन चाहिए होती है, और वो पहले जो आपने कहा कि उससे अवसाद, डिप्रेशन पैदा होती है अगर उसने अप्रूव नहीं करा तो। हाँ, इसका मतलब हर मानसिक समस्या जो भी है वो कुछ ना कुछ एक शारीरिक संकेत अवश्य देती है। बिल्कुल देगी। जैसे ही आप मान लीजिए कि आज आपने जो कपड़े खरीदे, बड़े खुशी खुशी आप बाहर आए, आपके ऑफिस में दो आपके मित्र भी, उन्होंने कहा कि संजीव क्या बेहुदा कपड़े पहन रखे। अब याद रखिएगा कि जो कपड़े किसी ने खूबसूरत बताए थे और किसी ने बेहुदा बता दिए, अब आपका डिप्रेशन शुरू। अब आप अपने अंदर इतना हताशा से भर जाएंगे कि आप दिन भर काम करने की स्थिति में नहीं होंगे। आपका पूरा चित्त इस बात पे लगा होगा, यार 3-4 लोगों ने बोल दिया, शायद मैं अच्छा नहीं दिख रहा। क्योंकि ख्याल क्या है हमारे चित्त में, जो सबसे बड़ा इसके पीछे का कारण है वो ये कि अच्छा दिखना है, अपनी अच्छाई स्वीकार नहीं करनी जी। और अच्छा दिखोगे, जितना भी अच्छा दिखने का ख्याल बढ़ता चला जाएगा, आप अपने अंदर की नकारात्मकता को, जो अपने जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण आपने बना रखा है, वो सारी की सारी ऊपर आती चली जाएगी। उसका मैनिफेस्टेशन क्या रहेगा और वो शरीर में कैसे दिखाएगा? क्योंकि मुझे याद आ रहा है, एक दफ़े आपने जिक्र किया था कि हमारा ब्रेन या मस्तिष्क एक, अगर मैं आईटी की भाषा में बोलूं या कंप्यूटर की भाषा में बोलूं तो वो हमारा सीपीयू है, या एक अगर किसी वाहन की भाषा में बोलूं तो इंजन है। शरीर कुछ भी करेगा, इस इंजन या सीपीयू को कुछ नहीं होने देगा। तो क्या इस तरह से कुछ होता है कि एक ऊर्जा का वितरण है कि एक आदमी बिल्कुल सहज स्थिति में है, एक नॉर्मल स्थिति में है, तो एक मानिए कि परसेंटेज पे हम नहीं जाते हैं या प्रतिशत पे नहीं जाते हैं कि 70% ब्रेन लेता है ग्लूकोज या ऊर्जा, 10% मेरा। देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम इसे कहें कि हमारा शरीर एक वाहन है, आप समझिए एक नई आपने कार खरीदी, अगर उसमें से स्टीयरिंग हटा दी जाए तो क्या आप उसे चला पाएंगे? स्टीयरिंग मतलब आपका माइंड। अगर उसमें से वायरिंग काट दी जाए तो फिर भी गाड़ी नहीं चलेगी। अर्थात आपकी सूक्ष्म तरंगे, वेव्स, जो उसको आपकी बॉडी और माइंड को जोड़ रही है। अब होता क्या है, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं जी, लेकिन हम किसके प्रति अवेयर नहीं है कि जो वेव्स जा रही हैं, यानी जो तरंगे उस वायरिंग के जरिए आपके उस पूरे इंजन को ऑपरेट कर रही है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। अब स्टीयरिंग हमने दूसरों के हाथों में दे दी। क्या लगता है, जीवन की गाड़ी कुछ आगे बढ़ेगी कि पीछे जाएगी? मैं एक, आपने वायरिंग का यहाँ जिक्र किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वायरिंग को, जो नर्वस सिस्टम है, जो स्नायु तंत्र बोलते हैं, हाँ, उससे कर रहे हैं, स्पाइन मतलब। जी। अब होता क्या है कि आदमी के जो विचार हैं, यानी जो वेव्स हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं पूरा नर्व सिस्टम, और नर्व सिस्टम आपकी पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है। अब गलती कहाँ हो रही है? वायरिंग में गड़बड़ हो गई। अब वायरिंग सुधारते नहीं हम, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी गाड़ी को ठीक कर। लेकिन हमने कहा है कि नहीं, आप हमारी वायरिंग के बारे में बात ना करें, इंजन के बारे में बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ वायरिंग कटे रहने दीजिए, आप हमारी गाड़ी को सही कर दीजिए। डॉक्टर एक ही चीज़ करता है,
चलो पुर्जे इधर उधर करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। लेकिन जो जड़ में समस्या है, जो वेव्स में समस्या है, जो हमारे जीवन में, हमारे चित्त में जो वेव्स पैदा हो रही है, जो हमारे जीवन के प्रति धारणा को बार बार बदल रही है, बार बार उन्हें मिसगाइड कर रही है, वो धारणाएं हमारे शरीर तक प्रभाव लाएगी ही लाएगी। जैसे अगर मैं योगिक भाषा में कहूँ तो मान लीजिए कि आप अपने जीवन में हताशा से भरे हुए, आपका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से विकृत हो जाए। अब जो मूलाधार चक्र आपको कॉन्फिडेंस देता, अब वो आपको वासना में डाल देगा, और इस कदर डाल देगा कि आपको ये लगने लगेगा कि जीवन में यदि ये पार्ट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। अब आप प्रोडक्टिव होने की बजाय किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस करने लगेंगे जो आपकी उस वासना के प्रोजेक्शन को फुलफिल कर सके। फिर आप क्या करेंगे? किसी के पास जाएंगे, मेरा रूट चक्र हील कर दो। लेकिन यहां जो समझने वाली बात है, जब आपने कहा रूट चक्र की एनर्जी बढ़ा दो, कितनी भी बढ़ा लो, वायरिंग कैसी है? कटी हुई। या फिर वासना की वायरिंग, जो वेव्स हैं वो वासना की वेव्स आ रही। अब आपका मूलाधार चक्र बढ़ा, ऐसे समझो कि पीछे से फोर्स लगा दिया, लेकिन फोर्स किसको गति दे रहा है? अगर हमें इस बात की अवेयरनेस नहीं है तो वो संपूर्ण जीवन को बर्बाद करके रख देती है। इसलिए आप देखें कई बार स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के नाम पर लोग कुछ भी करते रहते हैं। बहुत आजकल देखते हैं वीडियो में कि अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करें। अब आप एक बात समझिए, आपने करना क्या है? मैनिफेस्टेशन, ये वो जितनी भी चीज़ें, आप अपने ही विचारों की गति को इस एक्सट्रीम पर ले जाते हैं। लेकिन किन विचारों की गति को, इसको लेकर हमें कोई अवेयरनेस नहीं। और ऐसे लोग पागल हो जाते हैं, हेलुसिनेशन में चले जाते हैं। क्योंकि हेलुसिनेशन है क्या? उनका प्री कंसीव नोशन, जो प्रोग्राम उन्होंने जो रियलिटी बना दिया लाइफ की, अब वो थर्ड आई जब स्टिमुलेट होगी तो किसको गति देगी? आपके अपने ही विचारों को, आपके जीवन के प्रति उन धारणाओं को गति देगी जो आज तक आपने अपनी मान्यताओं में बना रखी। अब ये जो धारणा है ये निर्धारित करेगी कि आपका जीवन कैसा। फिर आप कितना भी करें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी मेडिटेशन कर ले, क्योंकि हमारा मेडिटेशन भी ऐसा ही है, इस पर से ध्यान हटाओ, उधर लगाओ। हमने ऐसा ही सीख लिया, क्योंकि हम अपनी धारणाओं के प्रति, मैं बार बार रिपीट करता हूँ ये बात, हम अपनी धारणाओं के प्रति अवगत हो पाएं और उन धारणाओं में कौन सी सही दिशा में जा रही है और कौन सी मेरे जीवन को गलत दिशा में लेकर जा रही है। यदि इस बात पर अगर हम फोकस करने लगें, सच्चे अर्थों में वो ध्यान है। और इस तरीके का ध्यान करके आप अपने जीवन ऊर्जा को गति देते हैं, जो आपके इंजन को भी सही रखती है और वायरिंग को भी सही रखेगी। तो आपके जीवन की गाड़ी आराम से चलेगी। लेकिन यहाँ जो समस्या है वो ये है कि स्टीयरिंग पे कोई और बैठा है। क्योंकि ये अंततः हमें ले जाएगा, हम किसी ना किसी, अगर हम ये गलती करते हैं तो किसी ना किसी एक मानसिक समस्या की ओर ले जाएगा, और शरीर हमें संकेत देगा जिसको हम सुनेंगे नहीं। हम तो बात ही नहीं करना चाहते हमारे शरीर से। अच्छा, हमारे साथ तो समस्या ही है कि जो भी बात करेगा अब तो डॉक्टर ही करेगा। हमारे पेट में दर्द हुआ है, उसके पीछे के कारणों को हमें नहीं समझना, डॉक्टर को समझना है। हमने आदत बना ली है कि हमारे साथ कोई भी समस्या होती है उसका कारण भी कोई दूसरा होता है, निवारण भी कोई होता है। ना हम अपने आप को कारण मानना चाहते हैं, ना उस निवारण के प्रति अवेयर होकर उसका निवारण करना चाहते हैं। और इस तरीके से हम अपने जीवन में अनेक तरीके के रोग कर लेते हैं, तो जाने अनजाने आपको लॉन्ग लाइफ को भुगतने ही होते हैं। तो आज आपका काफ़ी समय ले लिया। अब हम अगले जो चर्चा है उसमें क्यों ना ये करें कि एक किस मानसिक समस्या की, अब मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत एक प्रचलित शब्द है, वो किस प्रकार मैनिफेस्ट करता है। क्योंकि मुझे वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि टेंशन हुई नहीं, एंजाइटी हुई नहीं, तो पेट दर्द तो होगा ही होगा। और अगर पेट दर्द हो रहा है तो पहली चीज़ किस बात की टेंशन हो रही है, जो आप कहते हो कि पहले ये देखो कि किस बात की टेंशन हो रही है, उस बात को समझो, पेट दर्द स्वयं चला जाएगा, और चला भी जाता है। तो अगले में हम कुछ एक बात करते हैं कि अगर ये हो रहा है तो चेक करो कि कहीं कोई ऐसी दुखती रग तो नहीं है कि अरे वो मेरे को करना चाहिए था, उसकी वजह से सिर दुख रहा है, चलिए, या शोल्डर दुख रहे हैं। अगली बार हम इस पे और गहराई से चर्चा करेंगे। तो
आप लोग हमसे जुड़े रहें और उनका स्वागत जो आज पहली दफ़े आ रहे हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे इस पूरी श्रृंखला में जुड़े रहे हैं। आप प्रश्न पूछें, हो सकता है कि आपके प्रश्न का हम उत्तर ना दें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपका प्रश्न नहीं पढ़ा, क्योंकि वो आचार्य जी का एक बहुत आदेश है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यदि हम उस प्रश्न का विस्तृत उत्तर नहीं दे सकते हैं, या 15 प्रश्न हैं जो एक ही मुद्दा या एक मूल बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसको हम अगले पॉडकास्ट में या अगली चर्चा में उसको लेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद।